आइए पढ़ रहे हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में इस्पाती धरने। आपको डीएसएमएस में हम इस्पाती धरन पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इस्पाती धरन में उसका थ्योरी और जितने टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं उतने टाइप के न्यूमेरिकल हम आपको करा चुके हैं। अब देखिए इस टाइप के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जामों में, ये भी हम आपको आज बता दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए दिया है एक हाल जिसका माप 9x6 मीटर है, यानी कि कोई हाल है उसका माप कितना है 9 मीटर x 6 मीटर का है। इस हाल में डाली गई इस्पात की धरनों के बीच की दूरी 3 मीटर है, यानी कि इस हाल में 2-3 धरनें आपकी डाली गई हैं और उन धरनों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी आपकी है 3 मीटर है। धरन की धारण लंबाई 300 mm है, यानी कि धरन को जो टेकों पर जो आधारित किया गया है तो कितना आधारित किया गया है 300 mm पर। अध्यारोपित भार 50 kN/मीटर है। तो इस इस्पाती धरन का विकल्पन करें जब धरन पार्श्विक आबद्ध हो, यानी कि धरन कैसे आपकी पार्श्विक आबद्ध है। अब देखिए कितने टाइप का इसमें लोड दिया है। पहला कह रहा है आपका स्लैब की मोटाई 150 mm है। अब देखिए आपके स्लैब पर जो लोड आ रहा है लाइव लोड चल भार वह कह रहा है 2 kN/मीटर² का। हमेशा चल भार आता है तो प्रति मीटर स्क्वायर में आता है। फर्श की मोटाई यानी कि उस बीम के ऊपर जो स्लैब है तो स्लैब पे जो फर्श बनाया गया है उस फर्श की मोटाई कितनी है 50 mm है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। बंकन प्रतिबल 165 N/mm² और अपरूपण प्रतिबल दिया 100 N/mm² दिया। तो आइए हम आपको फिगर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई हाल है 9x6 का। इसमें मान लेते हैं एक धरन यहाँ डाली गई है और एक धरन आपकी यहाँ डाली गई है। इस धरन के सेंटर से सेंटर तक की दूरी दिया है 3 मीटर और जो हाल की जो माप दिया है अंदर का माप दिया है यह 6 मीटर का है या अंदर का माप कितना है 9 मीटर का है। तो हम डिजाइन करते समय सबसे पहले निकालेंगे धरन की जो लंबाई है। तो धरन की लंबाई कितनी होती है 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रभावी एक वास्तविक। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रभावी पार्ट यल, क्योंकि वास्तविक पार्ट आपका 6 मीटर दिया है, क्योंकि छोटे पार्ट के समांतर हम बीम डालते हैं। तो जब छोटे पार्ट के समांतर बीम डालेंगे तो बीम की लंबाई कितनी होगी 6 मीटर होगा। तो 6 मीटर ये अंदर की लंबाई है, तो कौन सी लंबाई होगी आपकी वास्तविक लंबाई। तब निकालेंगे प्रभावी लंबाई स्मॉल l बराबर वास्तविक लंबाई या पार्ट प्लस धारण लंबाई। धारण लंबाई कितना दिया है 300 mm। ऐड करेंगे 6.3 मीटर, यानी कि स्मॉल l का मान आ गया 6.3 मीटर, या इसी में 1000 से गुणा कर देंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 6300 mm में हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम धरन की कुल गहराई निकालेंगे d बराबर प्रभावी पार्ट बटे 17.9, यह फार्मूला होता है। तो प्रभावी पार्ट mm में लेके चलेंगे 6300 बटे 17.9, वैल्यू कितना आएगा 351.95। इसको लिख सकते हैं 360 mm मान लिए। धरन की गहराई भी निकल गई। अब हम निकालेंगे धरन पर कुल भार, यानी कि टोटल लोड की वैल्यू कितनी होगी। कुल भार निकाल लिया जाए तो कुल भार बराबर होगा, देखिए कितने टाइप का आपका लोड आ रहा है। पहली बात यह है कि धरन पर कह रहा है कि 50 kN/मीटर का अध्यारोपित भार आ रहा है। पहला लोड तो यही हो गया। सेकेंड लोड, अगर स्लैब की मोटाई 150 mm है तो इसका भी लोड आएगा बीम पर, स्लैब का भी लोड आएगा तो 2 भार हो गया। चल भार भी आ रहा है तो 3 भार हो गया। फर्श की मोटाई अगर 50 mm है तो उसका भी लोड आएगा, लेकिन यह लोड ये सब क्या है डेड लोड है, लेकिन लाइव लोड कितना है 2 kN/मीटर² का दिया है तो 4 भार हो गया। एक धरन का स्वयं का भार होगा, कितना लोड हो गया टोटल आपका 5 भार हो गया। तो 5 लोड के लिए लोड को हम लेके चलेंगे तो टोटल लोड बराबर होगा W बराबर W1 प्लस W2 W3 W4 W5। W1 अगर अध्यारोपित भार है तो अध्यारोपित भार दिया 50 kN/मीटर, तो यह आपका किसमें अध्यारोपित भार में है प्रति मीटर लंबाई में है। तो हम जितने भी लोड दिए गए हैं सभी लोडों को किसमें ज्ञात करेंगे प्रति मीटर लंबाई पर। निकालिए वैल्यू। अब कहा जा रहा है स्लैब का भार
स्लैब की मोटाई कितना दिया है, 150 mm दिया है। तो स्लैब का भार निकालेंगे तो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, और स्लैब किसका बना रहता है, आरसीसी का। तो आरसीसी की डेंसिटी होती है 25,000 किलोन्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो हम कह रहे हैं कि प्रति मीटर लंबाई पे निकालिए, तो लंबाई कितना लेंगे बीम स्लैब के लिए, बीम के लिए 1 मीटर। चौड़ाई कितना होगा, धरन के केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी आपकी है, 3 मीटर है, सेंटर से सेंटर तक 3 मीटर है। तो यह पूरी वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर आधा या भाग लेंगे, आधा या भाग लेंगे तो एक बीम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 3 मीटर। और यह जो लंबाई लेना है, यह लंबाई कितना आपको लेना है, 1 मीटर का लेना है, यानी कि 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा लेके चलेंगे। तो स्लैब का भार निकालेंगे, 1 गुणे बी की वैल्यू 3 हो जाएगा, डी का मान स्लैब की मोटाई हो जाएगा 0.15, अब 25,000 उसका डेंसिटी हो गया आपका, W2 का मान इतना आ गया। अब आइए चल भार निकालिए। तो चल भार जो लग रहा है वह 2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर का लग रहा है, यानी कि छत पर जो चल भार आ रहा है वो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा पे लोड कितना आ रहा है आपका, 2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लंबाई तो 1 मीटर रहने देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3 मीटर, यानी कि चौड़ाई को 3 मीटर कर देंगे, लंबाई को कितना रहने देंगे, 1 मीटर रहने देंगे। तो W3 होगा 1 गुणे 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर मीटर। ये भी UDL में बदल गया आपका। अब आइए फर्श का भार, फर्श संपूर्ति का भार लेंगे W4 बराबर, तो इसकी भी वैल्यू होगी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई गुणे, चूँकि जो फर्श संपूर्ति है अगर वह सादे कंक्रीट का है तो सादे कंक्रीट का डेंसिटी होता है 24,000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। तो 1 गुणे चौड़ाई 3 मीटर लेंगे, क्योंकि धरन से केंद्र तक केंद्र की दूरी कितना का रहा है, 3 मीटर का रहा है। फर्श का मोटाई कितना है, 50 mm है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, गुणे 24,000, वैल्यू कितना आ गया, 3.6 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो गया। अब निकालेंगे स्वयं का भार, निकालेंगे वैल्यू स्वयं का भार। देखिए यहाँ पे फिगर हम बना के दिखाएं, यह हाल है आपका, यह एक बीम है, एक बीम यह है। बीम के सेंटर से बीम के सेंटर तक की दूरी कितना दिया, 3 मीटर, और अंदर की लंबाई कितना दिया, 6 मीटर। तो धारण जो लंबाई है अगर दोनों मिलाकर के 300 mm है, तो प्रभावी लंबाई हो जाएगी 6.3। अंदर से अंदर लंबाई इसका दिया है हाल का 9 मीटर का दिया है। यह बाहर क्या आपका दीवार है, दीवार की मोटाई दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे जब डिजाइन करेंगे तो सेंटर से सेंटर तक यह है, तो यह पूरी वैल्यू लेकर के डिजाइन करेंगे। और लंबाई कितना लेंगे, 1 मीटर, चौड़ाई पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे स्वयं का भार। तो स्वयं का भार W5 बराबर होगा, फार्मूला प्रभावी पाठ गुणे अध्यारोपित भार बटे 300। बताइए अध्यारोपित भार कितना आ रहा है, केवल 50 का आ रहा है, तो 50 पे लेके निकालेंगे। प्रभावी पाठ 6.3 गुणे 50 बटे 300, तो 1.05 किलोमीटर पर मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 105 kg प्रति मीटर। यह वैल्यू कैसे लिखेंगे, इस किलो को हटाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और न्यूटन को होगा हटाएंगे तो 10 से भाग देंगे, तो 1000 में 10 से भाग देंगे कितना बचेगा, 100 आएगा। 100 का इसमें गुणा करिए, तो 100 का गुणा करेंगे तो 105 kg प्रति मीटर हो जाएगा। अब निकालेंगे चौथे स्टेप में बंकन आघूर्ण। बंकन आघूर्ण का मान निकालें, तो बंकन आघूर्ण m बराबर होता है WL²/8। देखिए सभी लोड आपके UDL लग रहे हैं, तो एक ही फार्मूला लगाएंगे WL²/8। अब टोटल W जोड़ लीजिए, टोटल W कितना होगा, W1 + W2 W3 W4 W5, टोटल ऐड करेंगे तो W का मान 71.91 किलोमीटर पर मीटर आ गया वैल्यू। अब m बराबर निकालेंगे तो W की वैल्यू पुट करेंगे, लंबाई दिया 6.3 मीटर स्क्वायर, प्रभावी लंबाई बटे 8, मोमेंट की वैल्यू कितना आ गया 356.71 किलोमीटर मीटर। अब इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, किलो को हटाएंगे तो 10⁻3, मीटर को हटाएंगे 10⁻3, तो 10⁻6, यानी कि लिख सकते हैं m बराबर 356.71 गुणे 10⁻6 न्यूटन mm। यह चौथे स्टेप में हो गया। पाँचवें स्टेप में निकालेंगे आकृति मापांक, तभी तो आप धरन का चूज करेंगे, उसमें कौन सा हम बीम लगाएंगे, Z-axis के आधार पे लगाते हैं। तो आकृति मापांक Z-axis बराबर होता है बंकन आघूर्ण बटे सिग्मा BC या सिग्मा BT। यह क्या है, आपका प्रतिबल है। क्वेश्चन में प्रतिबल का मान दिया है 165, बंकन प्रतिबल का मान कितना दिया है, 165 दिया है। तो Z-axis बराबर होगा, m की वैल्यू पुट करिए, यह 165 है, वैल्यू रखेंगे
तो जेड एक्सेस का मान आएगा 2161.9 × 10⁻³ mm²। अब इसके आधार पर हम खंड का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो देखिए खंड का हमने चुनाव किया। देखिए अगले स्टेप में जेड एक्स के आधार पर खंड का चयन इसी टेबल से करें तथा निम्न गुणधर्म ज्ञात करें। तो हमने खंड कौन सा लिया है, ISMB 550/103.7 kg/m वाला लिया है। इसका जेड एक्स कितना है 2359.8 और हमारा जेड एक्स कितना आया था, हमारा जेड एक्स आया था 2161.9। तो इससे हमारा जो जेड एक्स जो टेबल से लिए वो क्या है, ज़्यादा है, तो आप हमेशा ज़्यादा वाला लेंगे। तो 2359.8 × 10⁻³ IXX आपका टेबल से इतना है, TW का मान इतना हो गया। तो आप चौथे स्टेप में निकालेंगे, फिर छठवें स्टेप में। अब सातवें स्टेप में निम्न स्थिति की जांच करेंगे, जो भी वैल्यू निकालें उसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो पहला जांच होता है बंकन में। अगर हम बंकन में जांच करेंगे तो निकालेंगे बंकन प्रतिबल। तो बंकन प्रतिबल बराबर होता है M/ZXX। M की वैल्यू निकाले हैं, ZXX आपका टेबल से मिला हुआ है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो सिग्मा BC या सिग्मा BT बंकन प्रतिबल का मान है 151.16 Nm²। अब बताइए यह वैल्यू 165 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो हमारे यहाँ बंकन में क्या है, सुरक्षित है। अगला निकालेंगे अपरूपण में जांच करेंगे। तो अपरूपण में जांच करेंगे तो निकालेंगे अपरूपण प्रतिबल। तो अपरूपण प्रतिबल बराबर होगा अपरूपण बल बटे धरन की गहराई D गुणे वेब की मोटाई TW। अब देखिए कर्तन बल निकालेंगे तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम होज पे UDL लगा हो तो कर्तन बल का मान कितना होता है, WL/2। तो W का मान 71.9 है, गुणे 10⁻³ कर लेंगे। यही इस वजह से करेंगे क्योंकि न्यूटन में चेंज करने के लिए, गुणे 6 वास्तविक पार्ट कितना दिया 6 बटे 2। कर्तन बल की वैल्यू कितना आ गया 215.7 × 10⁻³ न्यूटन। अब वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे और टाउ VA निकालेंगे। वैल्यू को रख दीजिए। तो टाउ VA बराबर होगा अपरूपण बल बटे धरन की गहराई 550 है, अब वेब की मोटाई है 11.2, वैल्यू कितना है 35.01 Nm²। यह टाउ VA 100 से कम है तो क्या है, यह सुरक्षित है। तीसरा जांच करेंगे विक्षेप में। आइए विक्षेप में जांच करते हैं। तो विक्षेप में जांच जो होता है वह अनुगेय विक्षेप जो होता है वास्तविक विक्षेप से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और अनुगेय विक्षेप का फार्मूला होता है λ1 बराबर L/325। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। λ1 बराबर L की वैल्यू है 6300/325, वैल्यू आ गया 19.38 mm। ये आपका कौन सा विक्षेप है, अनुगेय विक्षेप। अब वास्तविक विक्षेप निकालेंगे। तो वास्तविक विक्षेप UDL की कंडीशन में होता है 5WL⁴/384 E × I। तो लैम्डा बराबर होगा 5 गुणे W का मान इतना है, L का मान 6300⁴ होगा 384, E की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 2 × 10⁵ बताया गया है, और I की वैल्यू इतनी होती है। आप इसको सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, आपकी कम आएगी। तो यह विक्षेप में क्या रहेगा, आपका सुरक्षित रहेगा। तो यह हो गया। अगर कोई हाल दे देता है और ज़्यादा लोड देता है तो उस पर हम कैसे इसका डिज़ाइन का स्टेप हम निकालेंगे। यह आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग के लिए। जो हम आपको फार्मूला बताते हैं वेब बकलिंग क्या होता है, वेब क्रिपलिंग क्या होता है, और ये भी बताते हैं वेब क्रिपलिंग कब होता है, जब भार और आलम प्रतिक्रिया के बीच में वेब का एरिया जहाँ कम पड़ता है वहाँ पे आपका वेब क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो इसे हम वेब क्रिपलिंग कहते हैं। अब वेब व्याकुचन या बकलिंग क्या होता है, जब लोड और आलम प्रतिक्रिया के मध्य में वेब अपनी स्थिति से बहक जाता है तो इसे हम कहते हैं वेब व्याकुचन कहते हैं। तो वेब व्याकुचन और वेब बकलिंग दोनों के लिए हम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। एक ISMB 500 धरन की लंबाई 6 मीटर है जो 300 mm चौड़े सपोर्ट पर सिंपली सपोर्टेड है। धरन पर 250 किलोन्यूटन का बिंदु भार 4 मीटर की दूरी पे काम कर रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड है, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। कहा जा रहा है कि एक बिंदु भार कार्य कर रहा है 250 किलोन्यूटन का, कितनी दूरी पर काम कर रहा है 4 मीटर की दूरी पे। तो यह दूरी कितना बचेगा आपका 2 मीटर बचेगा।
जो 500 mm चौड़ी प्लेट पर है, यानी कि धरन आपकी 560 mm चौड़ी प्लेट पर है, धरन की जांच क्रिपलिंग में करें तथा बकलिंग भार ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ISMB 500 के लिए TW का मान होगा 10.2 mm। अब देखिए H2, यह टेबल से आपको मिल जाएगा। H2 होता क्या है, देखिए फिगर में आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, जहाँ से वेब शुरू होता है, यह चूँकि फ्लैंज है, या क्या आपका है फ्लैंज है, या क्या है वेब है। तो जहाँ से वेब शुरू होता है तो फ्लैंज से वह जो दूरी होती है वह आपकी H2 होती है। तो वेब यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा आपका H2। नीचे भी ऐसे होगा तो ये भी दूरी कितना होगा आपका H2। धरन की टोटल गहराई कितना दिया आपका 500 mm दिया है। तो ये आपका दिखाया गया है। यह मान लेते हैं बीम का क्रॉस सेक्शन है या एल सेक्शन है। यह आपका वेब की मोटाई है, यह आपका बेयरिंग प्लेट है। इसी बेयरिंग प्लेट पे आपका लोड लगाया जा रहा है 250 किलोन्यूटन का। अब देखिए बेयरिंग प्लेट पे लोड अगर 250 किलोन्यूटन का लगाएंगे तो यह हम आपको बताए थे कि 30 डिग्री के कोण पे क्या होती है, भार को वितरण करता है। यह प्लेट वेब पर कितने कोण पे वितरण करता है, 30 डिग्री के कोण पे। जब 30 डिग्री के कोण पे वितरण करेगा तो इस प्लेट की धारण जो चौड़ाई रहेगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह चौड़ाई कितनी होगी आपकी B1 हो गई। ठीक है, तो B1 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखिए धरन की टोटल यहाँ से यहाँ तक गहराई दिया 500 दिया है आपका। तो यह वैल्यू 37.95 टेबल में है, यह भी 37.95 टेबल में है आपका। इसको जब इसको जोड़ करके 500 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 424.1 mm हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये आपका कॉलम है, ये भी क्या आपका कॉलम है। इस कॉलम पर बीम को टिकाने से पहले हम बेयरिंग प्लेट लगाते हैं। देखिए ये बेयरिंग प्लेट यहाँ भी लगाया गया है, बेयरिंग प्लेट यहाँ भी लगाया गया है। तो जब लोड आएगा 250 का तो यह बेयरिंग प्लेट इधर या वितरण नहीं करेगा भार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीम क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो भार किधर वितरण करेगा, इधर करेगा। तो यह भी कोण कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह वैल्यू होगा B2 हो जाएगा। ठीक, तो इस 250 किलोमीटर भार के कारण सबसे पहले जो आपका सबसे नज़दीक जो टेक पड़ेगा वहाँ पे वेब क्रिपलिंग आपका ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से हम इसको लेकर के निकालेंगे। वही कंडीशन हमारे यहाँ भी बन सकती है। यहाँ भी भार वितरण कितने पे होगा आपका, 30 डिग्री के कोण पे होगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, B2 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे चेकिंग ऑफ वेब क्रिपिंग एट लोड 250 किलोन्यूटन, यानी कि 250 किलोन्यूटन लोड के लिए हम चेक करेंगे क्रिपलिंग के लिए। तो धरन के वेब पर प्रक्षेपित चौड़ाई, यानी कि धरन के वेब पर प्रक्षेपित चौड़ाई, इस चौड़ाई को बोलते हैं प्रक्षेपित चौड़ाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो B1 बराबर होगा, आपको फार्मूला में बताए थे, B क्या है, इस धारण प्लेट की चौड़ाई है। धारण प्लेट की चौड़ाई कितना दिया है क्वेश्चन में, 560 mm। B + 2H2√3। जब यह वैल्यू निकालेंगे यहाँ से आप ऐसे, तो यह वैल्यू होगा √3 × H2, यह भी होगा यहाँ से √3 H2। ठीक, तो यह 2 भाग है तो 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2H2√3। B की वैल्यू 560 है, 2 गुणे H2 का मान 37.95 √3। तो B1 का मान कितना हो जाएगा, 691.4 mm हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में है। अब आइए, अब इसी बिंदु पर क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यहाँ पर इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, TW से गुणा करेंगे। तो वेब पर प्रक्षेपित क्षेत्रफल A बराबर होगा B1 गुणे TW। तो B1 इतना निकला है, TW 10.2 है, गुणा करेंगे तो 7052.9 mm स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए प्रतिबल निकालते हैं। अब देखिए भार बिंदु पर क्रिपलिंग प्रतिबल सिग्मा CS से डिनोट किया जाता है। तो भार बिंदु के लिए कहा जा रहा है, तो भार बिंदु पर भार कितना लग रहा है, W लग रहा है। एरिया कितना है, B1 गुणे TW। अब भार कितना लग रहा है, 250 गुणे 10⁻3, यानी कि 250 किलोन्यूटन का भार लग रहा है। B1 गुणे TW का मान इतना आया, वैल्यू पुटअप करेंगे तो सिग्मा CS का मान आएगा 35.45 Nm/mm स्क्वायर। यह जो मान है, अब IS कोड ने बताया कि 0.75 FY से कम होना चाहिए। अगर कम है तो सुरक्षित रहेगा, अगर कम नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। तो देखिए 0.75 गुणे FY का मान कितना है, 250 है। जब इसमें गुणा किए हैं तो वैल्यू कितना है यहाँ, 187.5। तो यह वैल्यू इससे क्या है, ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि नियम को फॉलो कर रहा है। तो हमारा यह वेब क्रिपलिंग में भार के प्रति क्या है आपका, सुरक्षित है। अब आइए वेब क्रिपलिंग चेक करेंगे रिएक्शन पर। सबसे नज़दीक जो रिएक्शन उसका पड़ेगा, तो सबसे नज़दीक रिएक्शन कौन सा आपका पड़ेगा, रिएक्शन C पड़ेगा, या C पड़ेगा। यह जो रिएक्शन आएगा
या RC, यह सबसे नज़दीक पड़ेगा, इस प्लेट के नज़दीक आपका यह पड़ेगा। तो इस पर हम चेक करेंगे। तो जब हम RC की वैल्यू निकालेंगे, मान यहाँ पे प्रतिक्रिया RC लग रही है, यहाँ पे प्रतिक्रिया कितना RB है, तो आप लोग जानते हैं ना RC प्लस RB बराबर 250 होगा, फिर मोमेंट लेके निकालते हैं। ठीक, तो आप RC की गणना कर लीजिए कि RC प्रतिक्रिया का मान कितना है। तो RC प्रतिक्रिया का मान निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। RC बराबर होगा 250 गुणे 4। देखिए जब भी रिएक्शन निकालिए तो हम मान लेते हैं C बिंदु है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है RC का मान, तो 250 गुणे 4 कर दीजिए इधर का, अब बटे 6। अगर यह निकालना हो तो 250 गुणे 2 कर दीजिए, अब बटे 6। तो हमें RC निकालना, तो 250 गुणे कितना होगा, इधर की वैल्यू होगा 4, तो 250 गुणे 4 बटे 6, वैल्यू आएगा 166.67 किलोमीटर। अब आलम्ब C पर धरन के वेब पर धारण प्लेट का प्रक्षेपित क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा V2 गुणे TW। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एरिया कितना होगा आपका, तो चौड़ाई V2 है, तो एक ही भाग बन रहा है ना, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह वैल्यू जो होगा h2/√3 एक ही भाग बन रहा है। अब प्लस कितना हो जाएगा आपका, यह धारण प्लेट की चौड़ाई कितना दिया, 560 दिया है, तो 560 में इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा यह टोटल चौड़ाई निकल जाएगा, प्रक्षेपित चौड़ाई। ठीक, इसमें TW से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही कार्य हम यहाँ पे करेंगे। प्रक्षेपित क्षेत्रफल A1 बराबर B2 गुणे TW, तो B2 का मान कितना होगा, 300 प्लस h2/√3। यहाँ पे आपका यहाँ पे बेरिंग प्लेट आपकी 300 है, क्योंकि इसकी जो दिया है वैल्यू धारण जो दिया है क्वेश्चन में, वो कितना दिया, 300 mm चौड़ा दिया है। यहाँ बेरिंग प्लेट आपका 560 mm है, लेकिन यहाँ पे 300 mm चौड़ी बेरिंग प्लेट रखेंगे, उससे ज़्यादा हमारा चौड़ी बेरिंग प्लेट नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आलम्ब की चौड़ाई के बराबर रखे हैं, तो आलम्ब की चौड़ाई कितनी है, 300 mm है, तो बेरिंग प्लेट की चौड़ाई कितनी होगी आपकी, 300 mm होगी। तो 300 प्लस h2/√3 गुणे TW, तो 300 h2 का मान इतना हो गया, √3 गुणे 10.2। A1 का मान कितना गया, 3730.45 mm²। अब स्ट्रेस निकाल लें, अब RC पर स्ट्रेस निकालने, प्रतिबल कितना आ रहा है वेब पर, सिग्मा CS बराबर होगा, रिएक्शन RC है, एरिया क्या है आपका A1 है, तो RC का मान इतना निकला है, A1 का मान इतना, जब भाग दिए तो आया वैल्यू 44.68 Nm²। अब देखिए यह वैल्यू इससे क्या है, कम है, और जब इससे वैल्यू आपका कम है तो जाहिर सी बात है यह क्या आपका है, सेफ रहेगा। आई बात समझ में, तो यह हो गया आपका क्रिपलिंग के लिए। अब निकालेंगे बकलिंग लोड के लिए। अब देखिए बकलिंग भार कैसे निकाला जाएगा। बकलिंग भार देखिए बकलिंग लोड ज्ञात करना। इससे पहले हमने आपको फार्मूला बताया था बकलिंग लोड निकालने के लिए, हम तंत्र अनुपात निकालेंगे, तो तंत्र अनुपात लैम्डा बराबर निकालेंगे तो D1 गुणे √3/TW। तो यहाँ पे उस फार्मूले में D1 लिख करके H1 लिखे थे, तो आप H1 ही लिख लीजिए। H1 क्या है समझ लीजिए, H1 वैल्यू यह है, देखिए यह टोटल आपकी गहराई है D, यह जो वैल्यू है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह वेब की ऊंचाई यह आपका है H1, जितनी वेब की ऊंचाई वो वैल्यू कितनी आपकी H1, तो H1/√3/TW। H1 का मान कितना होगा 424.1 गुणे √3/10.2, तो लैम्डा का मान आ गया 72। अब 72 का हम सिग्मा AC संपीड़न प्रतिबल निकालेंगे। अब यह जो आपको बताया जा रहा है यह कंप्रेसिव मेंबर के स्टेप वाइज बताया जा रहा है, जो कंप्रेसिव मेंबर में आपको बताए थे, क्योंकि इस धरन का जो वेब होगा वह संपीड़न की भांति काम करेगा, क्योंकि संपीड़ांक की भांति काम करेगा। और जब संपीड़ांक की भांति काम करेगा तो उसका डिजाइन भी हम कैसे करेंगे, संपीड़ांक की तरह करेंगे। तो पहले हम लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा हमारा इतना आ गया। अब 72 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू नहीं होता है टेबल में, तो हम किसके बीच में लेंगे, 70 और 80 के बीच में। तो लैम्डा 70 के लिए सिग्मा AC 112 Nm/mm² होता है, और लैम्डा बराबर 80 के लिए सिग्मा AC कितना होता है 101 Nm/mm² होता है। तो लैम्डा बराबर 72 के लिए इसके बीच में क्या करेंगे, अंतर्वेशन करेंगे, इनके बीच में अंतर्वेशन करिए। तो जब अंतर्वेशन करेंगे तो लैम्डा 70 के लिए 112 है, तो 112 माइनस 101, 80 के लिए 101 है, तो 101/10, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है 10-10 का अंतर है, गुणे 72 में से 70 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो सिग्मा AC कितना आ गया 109.8 Nm/mm²। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आगे देखिए, यह देखिए फिगर हम बनाए हैं, जो बकलिंग होता है वेब बकलिंग,
बकलिंग किसी भी इस्पाती धरण के सेंटर पर सबसे ज़्यादा होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए ये आपका बेयरिंग प्लेट है, इस पर 250 किलोमीटर का लोड लगा है, तो जो सबसे अधिक बकलिंग होगा वो न्यूट्रल एक्सिस पर होगा। यह आपका न्यूट्रल एक्सिस वाली रेखा है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जो इसका लोड का जो वितरण होगा वो 45 डिग्री के कोण पर होगा। इधर भी कितना होगा, 45 डिग्री कोण पर होगा। जब यह 45 डिग्री के कोण पर होगा तो यह वैल्यू जो होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यह वैल्यू, यह जो मान होगा, इसका आधार जो होगा इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो आधार होगा वह लंब के क्या होगा, आपका बराबर होगा। लंब कितना होगा, वह टोटल गहराई का आधा होगा। टोटल गहराई गड्ढी है तो इसका क्या होगा आपका, यह H1 मान लीजिए, इसका क्या होगा, यह आधा होगा। तो टोटल गहराई 500 है तो आधा कितना है, 250। तो यह जब 250 होगा तो इसका आधार यानी कि इस त्रिभुज का आधार भी कितना होगा आपका, 250 होगा। आई बस में, जब इसका आधार 250 होगा तो यह भी 250 होगा। तो हम टोटल चौड़ाई निकालेंगे, इसकी टोटल हम चौड़ाई निकालेंगे। तो टोटल चौड़ाई निकाला जाएगा तो 560 में 250 प्लस 250 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया 560 mm चौड़ी प्लेट के लिए प्रक्षेपित धरण के केंद्र पर रेखा पर 45 डिग्री पर दोनों तरफ करने पर प्राप्त लंबाई 560 प्लस 250 प्लस 250 बराबर 1060 mm। तो धरण के केंद्र पर रेखा पर क्षेत्रफल कितना होगा, तो टोटल चौड़ाई या गुणे TW यानी कि वेब की मोटाई से गुणा कर देंगे तो TW हो जाएगा। तो TW का मान 10.2 है, गुणा करेंगे वैल्यू कितना गए, 10,812 mm²। अब निकालेंगे बकलिंग भार, P का मान निकालेंगे। तो बकलिंग भार बराबर होता है क्षेत्रफल अगुणे संपीड़न प्रतिबल। तो संपीड़न प्रतिबल 109.8 आया है, एरिया कितना है, 10,812 आया है। अब इसका इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे प्रतिबल में। तो जब गुणा किए हैं P बराबर 10,812 अगुणे 109.8 तो वैल्यू आ गया 118715 अब इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो 3 अंक दशमलव इधर से आ जाए। तो जब 3 अंक इधर आएंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा और 10 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन। तो हो जाएगा 1187.15 किलो न्यूटन। यह वैल्यू जितना लोड आ रहा है 250 से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि वेब जो है बकलिंग लोड को कहाँ तक सहन कर सकता है, 1187 लोड तक। लोड कितने का आ रहा है, केवल बाहरी भार 250 किलोमीटर का आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सेफ है कि नहीं है, आपका वेब आपका सेफ है, तो क्या होगा, आपका सुरक्षित है। ठीक है ना, हमारा यह वैल्यू आपका बकलिंग लोड के लिए क्या आपका है, सुरक्षित है। अब इसी तरीके से हम इसके अभिकल्पन के चरण को हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई बियरिंग प्लेट रहेगा तो बियरिंग प्लेट है, धारण प्लेट की माप हम कैसे निकालेंगे, धारण प्लेट की माप कैसे निकालेंगे। जो धारण प्लेट की प्रयोग हम करते हैं आई सेक्शन के लिए, चाहे किसी भी इस्पाती धरण के लिए जो हम बियरिंग प्लेट लगाते हैं उसकी वैल्यू कितना रख सकते हैं और उनको कैसे हम जांच करते हैं। तो नेक्स्ट आपको वीडियो में ये चीज़ें हम बताएंगे। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक रहेगा। आप इस चैनल को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।